है बजट और दूसरा है बजटरी कंट्रोल। तो इन दोनों को आगे एक्सप्लेन करने से पहले मैं कुछ एक बेसिक टर्मिनोलॉजी पर चर्चा करना चाहूँगा। सर्वप्रथम है कि बजट का अर्थ क्या है। बजट का अर्थ होता है कि एक दिए गए अवधि में जो हमारा मॉनेटरी कोर्स ऑफ एक्शन है, इस मॉनेटरी कोर्स ऑफ एक्शन को जब हम इम्प्लीमेंटेशन फॉर्म में लेते हैं तो इसको कहा जाता है बजट। जैसे कि एक संस्था को रोकड़ की आवश्यकता है, रोकड़ की आवश्यकता को यदि वह मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअली ऑन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्सप्रेस करना चाहती है बजट, तो इसे हम बजट के माध्यम से, तो इसे हम कहेंगे रोकड़ बजट। दूसरा जो शब्द है वो है बजटिंग। बजटिंग का अर्थ होता है कि किस तरह से बजट के कोर्स ऑफ एक्शन को हम इम्प्लीमेंटेशन फॉर्म में एडॉप्ट करते हैं। अर्थात ये पोस्ट बजट प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम बजट में बनाई गई जो हमारा कोर्स ऑफ एक्शन है, उस कोर्स ऑफ एक्शन को हम क्या करते हैं, प्रॉपर वे में एडॉप्शन करने की कोशिश करते हैं। तीसरी जो हमारी प्रक्रिया है वो है बजटरी कंट्रोल, जो इस यूनिट का लास्ट पार्ट है, जिसके अंतर्गत हम यह डिसाइड करते हैं कि जो हमने बजट तैयार किया है उस बजट के जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे और जो एक्चुअल में हमने परफॉर्मेंस किया है, यदि इन दोनों में कोई भी अंतर है तो किस तरह से इस अंतर को करेक्टिव मेजर्स के माध्यम से दूर किया जाएगा, इसे हम बोलते हैं बजटरी कंट्रोल। इस पूरे यूनिट को पढ़ने से पहले हम इस यूनिट को 5 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला बेसिक बजटिंग प्रोसेस, दूसरा कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बजट के लिए आवश्यक हैं, तीसरा कितने प्रकार के बजट होते हैं, फिर बजट के प्रकार पढ़ने के बाद हम इसके प्रैक्टिकल सम्स सॉल्व करेंगे और लास्ट में हम बजटरी कंट्रोल और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि जब हम बजट की बात करते हैं तो बजट के अंतर्गत सबसे पहले क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से ऐसे क्रूशियल फैक्टर्स हैं जिसको हमको बिफोर मेकिंग ऑफ बजट कंसीडर करना पड़ता है। इसमें से सबसे पहला है हमारा पास्ट एक्सपीरियंस। पास्ट एक्सपीरियंस का मतलब है कि यदि कोई संस्था नई नहीं है, उसका एक पास्ट है, उस पास्ट के एक्सपीरियंस को वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव्स के माध्यम से, अपने फाइनेंस पोस्ट के माध्यम से, अपने मैनेजमेंट के माध्यम से सारी चीज़ों को कंसीडर करती है कि पास्ट में उन्होंने क्या किया। जैसे कि अगर हम ये कहें कि यदि कोई भी संस्था प्रोडक्शन बजट बना रही है तो प्रोडक्शन बजट बनाने से पहले उसे एक एनालिसिस करना पड़ेगा कि 5 सालों में वो जो संबंधित प्रोडक्ट है उसकी डिमांड कितनी है। तो यहाँ पे डिमांड एक बड़ा पास्ट फैक्टर हो गया। दूसरा जो हम बजट जब बनाते हैं तो एंटिसिपेटेड चेंजेस इन फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। जब हम बजट बनाते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि फ्यूचर में ऐसी कौन कौन से चेंजेस हैं जो आपके संस्था में जो आपके बजट है उसको सीधे सीधे प्रभावित करेंगे। जैसे कि अगर हम ये कहें कि कोई संस्था प्रोडक्शन बजट बना रही है तो हो सकता है कि वहाँ पे लेबर की कमी हो सकता है कि लेबर के जो वेजेस के रेट है वो हाइक हो जाए, हो सकता है सरकार के द्वारा उस पर्टिकुलर रॉ मटेरियल पर इंपोर्ट ड्यूटी या जीएसटी बढ़ा दी जाए जिसके अंतर्गत ऐसा हो कि रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ जाए। तो जब हम फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन की तरफ जाते हैं तो 2 चीज़ों को हमको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान देना पड़ता है। उसमें से पहली चीज़ है कि वो फ्यूचर्स के एस्पेक्ट जो कंट्रोलेबल है, दूसरा हमको वो लेना पड़ता है जो नॉन कंट्रोलेबल है। कंट्रोलेबल का मतलब होता है कि हम एक्यूरेट मैनर ऑफ डिमांड, हम एक्यूरेट मैनर ऑफ नॉलेज और हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस को कंसीडर करते हुए कुछ चीज़ों को जज करते हैं, कुछ चीज़ों को फोरकास्ट करते हैं, कुछ चीज़ों को एनालाइज करते हैं, जिसके माध्यम से कुछ हद तक हम अपने फ्यूचर में जो बजट में होने वाली एक्टिविटीज़ है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है नॉन कंट्रोलेबल इवेंट। नॉन कंट्रोलेबल इवेंट का मतलब होता है कि वो सारी गतिविधियाँ जिसका ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई भी कंट्रोल करने के लिए नियंत्रण का उपकरण नहीं होता। जैसे कि कहा जाए कि विदेश नीति में परिवर्तन, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में परिवर्तन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ में परिवर्तन, बैंकिंग पॉलिसीज़ में परिवर्तन, इंटरनेशनल पॉलिसीज़ में परिवर्तन, ये सारी चीज़ें ऐसी है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तीसरा जो महत्वपूर्ण फैक्टर होता है वो होता है की सक्सेस फैक्टर। की सक्सेस फैक्टर का मतलब होता है कि जब कोई भी संस्था बजट बनाती है तो उसके कुछ एक की एलिमेंट होते हैं जिसको उसको बजट बनाते समय ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि कोई एक संस्था है वो एलसीडी निर्माण का कार्य करती है, एलसीडी निर्माण का कार्य करने के लिए उसके पास प्लांट है, परंतु उस प्लांट की जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड है। अर्थात अगर मैं ये बोलूँ कि उस प्लांट की कैपेसिटी 10,000
पर मंथ है, परंतु बाय वर्च्यू ऑफ डिमांड अगर उसे 12,000 का सप्लाई करना है तो सर्वप्रथम उसे अपने की एसेंशियल फैक्टर के रूप में उसको अपने प्लांट की यूटिलाइजेशन कैपेसिटी की ओर सर्वप्रथम ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हुई कि जब हम बजट बनाते हैं तो बजट बनाने से पहले इन 3 महत्वपूर्ण चीज़ों का हमको ध्यान रखना पड़ता है। फिर जब कोई भी संस्था बजट तैयार करती है तो बजट तैयार करने से पहले उस संस्था के कुछ एक प्री रिक्विजिट रिक्वायरमेंट होती है, कुछ प्री चीज़ें होती है, कुछ पूर्व में ऐसी चीज़ें होती है जिसको उसको संस्था में पूर्णतया सेटअप करना पड़ता है। आगे हम चर्चा करेंगे कि अगर एक संस्था बजट का निर्माण कर रही है तो बजट का निर्माण करने से पहले ऐसी कौन कौन सी एसेंशियल चीज़ें हैं जो उसे करनी आवश्यक होती हैं। तो सर्वप्रथम है आपका ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऑर्गेनाइजेशनल गोल का मतलब होता है कि आपके जो संस्था है जिसके लिए आप बजट तैयार कर रहे हैं, अल्टीमेटली उसका गोल क्या है। उसका गोल विक्रय को बढ़ावा देना है, उसका गोल प्रोडक्शन को बढ़ावा देना है, उसका गोल कैश का जो लिमिटेशन है या कैश में जो चीज़ें हो रही हैं कैश के रिक्वायरमेंट को कम करना है। अर्थात जो भी संस्था के लिए हम बजट बना रहे हैं उस बजट का अल्टीमेटली गोल क्या है। जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि अल्टीमेटली गोल क्या है, उसके बाद सेकंड चीज़ आती है कि जब हम उस बजट के लिए कार्य कर रहे हैं तो जो उस संस्था का ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉम वेरी टॉप टू वेरी बॉटम रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी शुड बी प्री डिफाइंड। अर्थात जहाँ पर हम कार्य कर रहे हैं उस संस्था में उस संस्था के हर एक विभाग की क्या अथॉरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये प्री डिसाइड होनी चाहिए। अर्थात जैसे कि मैं बात करूं कि हम मान लो विक्रय बजट की बात करते हैं तो विक्रय बजट के लिए सबसे पहले कोऑर्डिनेशन होना चाहिए रॉ मटेरियल बजट वाले विभाग में से, फिर उसका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए परचेज डिपार्टमेंट से, फिर उसका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए फाइनेंस डिपार्टमेंट से, फिर अल्टीमेटली उसका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए मटेरियल डिपार्टमेंट से। फिर अगेन जब बजट बनकर तैयार हो जाता है तो उस बजट में जो चीज़ें घटित हो रही हैं धीरे धीरे उसके लिए एक हम बजट मॉनिटरी रिव्यू कमेटी का गठन करते हैं। बजट मॉनिटरी रिव्यू कमेटी जो होती है वह धीरे धीरे जो चीज़ें घटित हो रही हैं बजट में उस पूरी प्रक्रिया की एक समीक्षा करती है। फिर हम बजट पीरियड में हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस किया है उस एक्चुअल परफॉर्मेंस का हम ध्यान रखते हैं और फिर हमने जो एक्चुअली परफॉर्म किया है और जो हमारा सेट स्टैंडर्ड था इन दोनों के बीच अगर कोई अंतर आता है, इन दोनों के बीच कोई विचरण आता है, इन दोनों के बीच कोई डेविएशन आता है तो इस डेविएशन का ध्यान रखा जाता है और उसके बाद करेक्टिव एक्शन लिया जाता है या जिसको बोलते हैं कंट्रोल एक्शन, जिसको बारे में हम आगे बजटरी कंट्रोल के अंतर्गत बात करेंगे। नाउ स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू प्रेजेंट यू वेरियस काइंड ऑफ बजट। देयर इज़ अ वेरियस काइंड ऑफ बजट। बजट कई प्रकार के होते हैं, कई तरह के बजट होते हैं, परंतु अगर हम बीकॉम फाइनल ईयर के प्रबंधकीय लेखांकन विषय की बात करें तो दुर्ग विश्वविद्यालय के अंतर्गत यहाँ पर आपको फिक्स्ड बजट, स्थिर बजट, फ्लैक्सिबल बजट, लोचशील बजट, जीरो परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग, निष्पादन आधारित बजट और जीरो बेस्ड बजटिंग कंसेप्ट ही दिया गया है। अर्थात बहुत सारे जो बजट होते हैं जैसे प्रोडक्शन बजट, रॉ मटेरियल बजट, कैश बजट, सेल्स बजट, एडवर्टीजमेंट बजट, ये सारे आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। अर्थात मैं उन्हीं चीज़ों को आपको विस्तार से बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपके पाठ्यक्रम का, आपके सिलेबस का, आपके कोर्स का एक हिस्सा है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों पे अगर हम आते हैं तो सबसे पहली चीज़ है कि बजट के टाइप्स में जो आपको पढ़ना है वो है स्थिर बजट और लोचशील बजट। स्थिर बजट की पहले हम बात करते हैं। स्थिर बजट का मतलब होता है वो बजट जो वेरियस लेवल ऑफ प्रोडक्शन के अलग अलग लेवल पे, अलग अलग स्तर पर जो स्थिर रहता है। अर्थात इस बात से प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता है कि प्रोडक्शन लेवल चेंज अगर हो जाए तो क्या चेंजेस हो गया, इसको बोला जाता है स्थिर बजट। फिर हम आगे बात करते हैं फ्लैक्सिबल बजट की, जो नाम से ही क्लियर है। फ्लैक्सिबल बजट मतलब जो जिसमें लोचता हो या जिसको हम लोचशील बजट भी कहते हैं, जिसमें हम ऊपर नीचे आगे पीछे उतार चढ़ाव एक दिए गए सेट प्रोडक्शन लेवल पे कर सकते हैं। अर्थात फ्लैक्सिबल बजट का मतलब होता है कि एक दिए गए
टाइम पीरियड में यदि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग प्रोडक्शन लेवल पे क्लासिफाइड करें, अलग अलग प्रोडक्शन लेवल पे क्लासिफाइड करें, मतलब जैसे कि हमारे प्लांट की एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है 70,000 यूनिट्स, अगर हम उसको 90,000 यूनिट्स पे ले जाएं या हम उसको 50,000 यूनिट पे ले जाएं, तो 70,000 यूनिट्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी को अगर हम अंडर प्रोड्यूस करें या ओवर प्रोड्यूस करें, तो हमारा जो बिहेवियर ऑफ कॉस्टिंग है, इट मीन्स जो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है, जो हमारा वेरिएबल कॉस्ट है और जो हमारा सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, उसमें किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा, किस तरह से चेंजेस होगा, इन सारी चीज़ों को कंसिडर करने के लिए फ्लैक्सिबल बजट बनाया जाता है। तो फ्लैक्सिबल बजट पर चर्चा करने से पहले हम बात करते हैं कि फ्लैक्सिबल बजट में जब हम कॉस्ट एनालिसिस करते हैं तो उस कॉस्ट एनालिसिस के 3 मेजर पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है फिक्स कॉस्ट या फिक्स्ड एक्सपेंसेस। फिक्स्ड कॉस्ट या फिक्स्ड एक्सपेंसेस का अर्थ होता है कि एक दिए गए प्रोडक्शन लेवल पर वो कॉस्ट जो हमेशा फिक्स्ड रहेगा, उसमें अंडर प्रोड्यूस करिए या ओवर प्रोड्यूस करिए, आप एग्जिस्टिंग कैपेसिटी से एक दिए गए अवधि में उस पर किसी भी प्रकार का ड्यू टू वेरिएशन इन प्रोडक्शन, ड्यू टू चेंजेस इन प्रोडक्शन कोई भी असर, कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अर्थात ये एक पीरियोडिक कॉस्ट होता है जिसको आप पर यूनिट मेजर नहीं करते। जैसे अगर मान लो आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी जो है वो लोन पे खरीदी हुई है और उस लोन का जो आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कोई ब्याज पेमेंट कर रहे हैं, तो इससे इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि आपका प्रोडक्शन हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। अगर मान लो आपने अपने प्लांट में कोई एक प्रोडक्शन मैनेजर रखा हुआ है जिसकी सैलरी फिक्स्ड है, तो आप चाहे एक महीने में 5,000 यूनिट का प्रोडक्शन करिए, एक महीने में 15,000 यूनिट का प्रोडक्शन कीजिए, एक महीने में कुछ भी प्रोडक्शन ना कीजिए, इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट है, चाहे आप उत्पादन करें, चाहे आप उत्पादन ना करें, चाहे आप जीरो लेवल पे उत्पादन करें, चाहे आप अपने जो वर्तमान उत्पादन स्तर है उससे ऊपर के स्तर पे जाकर उत्पादन करें, ये जो लागतें होती हैं वो स्थिर होती हैं, ये जो लागतें होती हैं वो स्थायी होती हैं। इन लागतों का जो मैच होता है वो पीरियोडिक बेसिस पे होता है। पर यूनिट ये जो लागतें हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रभावित नहीं करती, एक लमसम अमाउंट के रूप में ये स्थिर रहती हैं। इसमें प्रोडक्शन लेवल पे वेरिएट होने पर, प्रोडक्शन लेवल पे चेंजेस होने पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता एक ऑर्गेनाइजेशन के बजट कैपेसिटी पे। सेकंड जो चीज़ें होती है वो सेकंड जो चीज़ है इसमें वो है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल विच मीन्स विच वेरी फ्रॉम प्रोडक्शन लेवल। अर्थात जैसे जैसे हम प्रोडक्शन लेवल वेरी करते जाते हैं, ज़्यादा किया तो ज़्यादा, कम किया तो कम, अर्थात जब हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी से ओवर प्रोडक्शन कैपेसिटी की ओर जाते हैं, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन 70,000 यूनिट का प्रोडक्शन करती है, तो रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो एग्जैक्टली 70,000 यूनिट्स के लिए मान लो पर यूनिट 10 रुपीज़ ही है। बट जैसे ही हम उसको बढ़ाकर 90,000 यूनिट करते हैं, इफ़ ऑल थिंग्स आर कांस्टेंट, यदि सारी चीज़ें सामान्य हैं, कोई भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, तो हम ये कहेंगे कि जैसे ही हमने 20,000 यूनिट बढ़ाया, अर्थात 70,000 से 90,000 यूनिट्स किया, तो वहाँ पर हमारा जो प्रोडक्शन कास्ट पहले 10 रुपये के हिसाब से 70,000 होता था, तो 90,000 यूनिट्स पे अब वो हो जाएगा 90,000। सिमिलरली उसी प्रकार से हम अगर अपना उत्पादन कम करने या उत्पादन घटाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो आपका एग्जैक्ट मान लो मटेरियल कास्ट 70,000 था, अगर आपने उसको 50,000 यूनिट कर दिया तो वो हो जाएगा 50,000। अर्थात कहने का अर्थ है कि वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो वेरी करता है, जो उतार चढ़ाव होता है, जो एग्जैक्टली असाइंड होता है पर यूनिट फॉर अ पर्टिकुलर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेंटर। जैसे ही आपने यूनिट बढ़ाया वो बढ़ गया, जैसे ही आपने यूनिट कम किया वो घट गया। अर्थात वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ प्रोडक्शन घटता भी है और बढ़ता भी है। मैंने एक चीज़ आपको ये कही थी कि अगर आप यूनिट्स बढ़ाते हैं या यूनिट्स घटाते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट उसी रेशियो में, चूंकि ये पर यूनिट एग्जैक्ट मेजरमेंट है, तो उसी रेशियो में घटता है या बढ़ता है। परंतु मैंने एक चीज़ आपको ये भी कही कि अदर थिंग्स आर कांस्टेंट,
हम ये मानकर चलते हैं कि जो अन्य चीज़ें हैं वो क्या है, कांस्टेंट है, अर्थात शासन की नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं होता, रॉ मटेरियल की डिमांड सेम रहती है, रॉ मटेरियल के प्राइसेस में कोई परिवर्तन नहीं होता, आपके सप्लायर चेन मैनेजमेंट स्थिर होता है। तो इन सारी बातों को एग्रीगेशन करके अगर हम ये कहें कि वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो एक पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर के लिए असाइंड होती है, जिसको हम पर यूनिट मेजर करते हैं। पर यूनिट मीन्स जितना आप प्रोडक्शन करेंगे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट यूनिट्स प्रोड्यूस इनटू कॉस्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, वो आपका होगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो जैसे जैसे हम बढ़ाते जाते हैं वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता है, जैसे जैसे हम प्रोडक्शन घटाते हैं वेरिएबल कॉस्ट घटता है। फिर तीसरी चीज़ जो वेरिएबल फ्लेक्सिबल बजट में जो है वो है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है कि वो कॉस्ट जिसमें दोनों एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होता है, विच मीन्स एक प्रोडक्शन लेवल तक के वो वेरिएबल होता है और एक प्रोडक्शन लेवल के बाद वो फिक्स्ड हो जाता है, या एक प्रोडक्शन लेवल तक वो फिक्स्ड होता है और एक प्रोडक्शन लेवल के बाद वो वेरिएबल हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अर्थात सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जिसमें दोनों ही जो आपके एलिमेंट हैं, अर्थात फिक्स्ड एलिमेंट ऑफ कॉस्ट प्लस वेरिएबल एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो जिसका कॉम्बिनेशन होता है वो कहलाती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। जैसे कि अगर हम ये कहें कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट का मतलब होता है कि अगर आप प्रोडक्शन नहीं भी करेंगे तो यू हैव टू इनकट सम रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर द फैक्ट्री। आगे यदि आप प्रोडक्शन करते हैं तो भी आपको रिपेयर एवं मेंटेनेंस कॉस्ट बियर करना पड़ेगा। अर्थात अगर आप फैक्ट्री में प्रोडक्शन नहीं करते हैं, कम प्रोडक्शन करते हैं या शट डाउन भी आप कर देते हैं तो भी वो कॉस्ट आपको बियर करना पड़ेगा। परंतु जैसे ही आप प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो प्रोडक्शन स्टार्ट होने के साथ साथ कारखाने हैं या उससे रिलेटेड जो इंसिडेंटल और एंसिलरी जो प्लांट है उसमें आप कार्य करना चालू करते हैं। कार्य करना चालू करते हैं तो धीरे धीरे जैसे जैसे उसका कार्य करते हैं उसमें आपका रिपेयर एवं मेंटेनेंस कॉस्ट चालू हो जाता है। अर्थात आप नहीं भी करेंगे यू हैव टू इनकट सम रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, और अगर आप प्रोडक्शन करेंगे देन यू हैव टू इनकट रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। दिस इज कॉल्ड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल बजट क्या है? वेरिएबल बजट का अर्थ होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक दिए गए पीरियड में जो हमारे 3 कॉस्ट एलिमेंट होते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, इन तीनों ही आइटम्स का जब हम एग्जैक्ट क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन के बाद हम फिक्स्ड आइटम को फिक्स्ड में रखते हैं, वेरिएबल आइटम को वेरिएबल में रखते हैं, सेमी वेरिएबल आइटम को सेमी वेरिएबल में रखते हैं, और इसके अकॉर्डिंग जब हम तीनों ही कॉस्ट को एक साथ समेशन कर देते हैं लास्ट में, इट मीन फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस सेमी वेरिएबल कॉस्ट, तो ओवरऑल जो कॉस्ट आता है उस कॉस्ट का जो टोटल होता है वो कहलाता है आपका बजट पीरियड का टोटल कॉस्ट। ये बजट पीरियड का टोटल कॉस्ट ये बताता है कि एक दिए गए प्रोडक्शन लेवल पर अगर आप अंडर प्रोड्यूस होते हैं तो आपके प्रोडक्शन कॉस्ट पे क्या अंतर आएगा, अगर आप एग्जिस्टिंग लेवल से अबव प्रोड्यूस करते हैं, एग्जिस्टिंग लेवल से ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं तो आपका बजट कॉस्ट कितना आएगा। इन तीनों ही एक्टिविटीज़ में आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि यदि हमारा जो प्रोडक्शन है वो नीचे गया तो हमें इतना कॉस्ट बियर करना पड़ेगा, यदि हमारी डिमांड बढ़ती है और हमें प्रोडक्शन जो हमारे कारखाने की एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उस एग्जिस्टिंग कैपेसिटी से ऊपर लेकर जाना है तो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट कितना आएगा। इन तीनों ही बातों का अध्ययन जब हम करते हैं और लास्ट में जो हम कॉस्ट को समेशन फॉर्म में ले लेते हैं, एग्रीगेट फॉर्म में ले लेते हैं, तो इस एग्रीगेट फॉर्म का जो टोटल होता है वो कहलाता है टोटल कॉस्ट ऑफ बजट, टोटल कॉस्ट फॉर फ्लेक्सिबल बजट एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन। कहने का अर्थ ये है कि अगर आप अपने प्रोडक्शन का लेवल एग्जिस्टिंग में रखते हैं, घटाते हैं और बढ़ाते हैं, अर्थात कमी करते हैं, वृद्धि करते हैं, इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं, एडिशन करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं, तो ओवरऑल इम्पैक्ट क्या आएगा आपके इन 3 कॉस्ट एलिमेंट का, इसका जो विवरण है, इसका जो अध्ययन है और इसका जो बिहेवियर एनालिसिस है वो आपको बताता है आपका फ्लेक्सिबल बजट। थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट जो फ्लेक्सिबल बजट्स पे हमारे जो सॉल्यूशन होंगे, जो हमारे क्वेश्चंस होंगे, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।